औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपना फन दिखाता हूँ तू अपना फन दिखा। मैं अपना फन दिखाता हूँ तू अपना फन दिखा। व तु इज़्ज़ु मन तशा व तु ज़िल्लु मन तशा। मेरे यूट्यूब चैनल अगली डकलिंग में आप सबका खैर मकदम है। नाचीज़ को रुबीना हमीद शिकलगार कहते हैं। मैं पिछले 15 साल से अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल सतारा में दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दे रही हूँ। तो बच्चों, ये है आपकी किताब और आज हम आपकी किताब से पढ़ेंगे आपकी गजल नंबर 7, जिसके शायर हैं जफर गोरखपुरी। आइए पहली बात की तरफ बढ़ते हैं। 1960 की बात है। बंगाल में कहत जैसे हालात थे। उसी जमाने में मुंबई के एक मुशायरे में एक नौजवान शायर ने जब ये शेर पढ़ा, हाथ कश्मीर बनाने के लिए उठते हैं, हाथ कश्मीर बनाने के लिए उठते हैं, भूख कश्मीर को बंगाल बना देती है, तो मुशायरा गाह दादो तहसीन के नारों से गूंज उठी। उस नौजवान शायर का नाम जफर गोरखपुरी था, जो बाद में तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हुए। इसके पहले भी कई बार मैं आप लोगों को तरक्की पसंद तहरीक के बारे में बता चुकी हूँ। अभी भी मुख्तसर आपको बताती हूँ। तरक्की पसंद तहरीक अदब की वो तहरीक है जिसमें शायर और मुसन्निफीन ने रिवायती तरीके के मौजू को छोड़कर नए तरीके के मौजू पर लिखना शुरू किया। रिवायती मौजू का मतलब ये होता है जिसमें जिन और परी का जिक्र होता था। नज़्मों का अगर जिक्र करें तो उसमें इश्क, आशिक और महबूब की बातें हुआ करती थी। लेकिन ज़माने की तरक्की को, ज़माने की तब्दीलियों को कबूल करते हुए नए आने वाले उभरते हुए शायरों ने और मुसन्निफीन ने, यानी सभी अदीबों ने ये तय किया कि बदलते ज़माने के साथ हमें भी अपनी कलम को बदलना चाहिए, उसकी स्याही को बदलना चाहिए, उसके तौर तरीकों को बदलना चाहिए, क्योंकि तब्दीली के साथ जो चीज़ें नहीं बदलती, जो तब्दीली को कबूल नहीं करती, वो चीज़ें फरामोश कर दी जाती हैं, भुला दी जाती हैं। उसी के चलते कई शायर और मुसन्निफीन हमारे सामने आए जिन्होंने सीधा एक आम आदमी के दिल की बात कलम के जरिए जमाने के सामने रखी। आम इंसान की तकालीफ को पेश करने की कोशिश ही तरक्की पसंद तहरीक कहलाई। हम जिस शायर की गजल आज पढ़ने वाले हैं वो भी तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए शायर हैं। चलिए उनके बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं। जफर गोरखपुरी 5 मई 1935 को जिला गोरखपुर के गांव बेदौली बापू में पैदा हुए। वो बचपन ही में अपने खानदान के हमरा मुंबई मुंतकिल हो गए थे। जफर गोरखपुरी तरक्की पसंद शायरों में एक मोतबर मुकाम रखते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी निहायत खूबसूरत नज़में कही हैं। सच्चाइयाँ, पेशा, वादिये संग, गोखरू के फूल, चिराग चश्मे तर, हल्की ठंडी ताज़ा हवा, मिट्टी को हंसाना है वगैरह उनके शेरी मजमूए हैं। 1993 में वो मौलमी के पेशे से सुबकदोश हुए। एक टीचर की हैसियत से वो रिटायर्ड हुए, सुबकदोश हुए। फिल्मों से भी वाबस्ता रहे और फिल्मों के लिए गीतों के अलावा उन्होंने कव्वालियां भी लिखी हैं। 29 जुलाई 2017 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। जफर गोरखपुरी की गजल पढ़ने से पहले हम गजल की तारीफ पर एक नजर डालते हैं। गजल 5 या 6 अशार पर मुश्तमिल नज्म होती है, जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। जैसे आपके सामने गजल का पहला शेर है, निकलूंगा निकलूंगा, और अगर इसी तरह दूसरा शेर हम काफिया हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं और आमतौर पर यह गजल का आखिरी शेर होता है। जैसे आपके सामने गजल का मक्ता हाजिर है जिसमें शायर जफर गोरखपुरी ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है।
गजल की एक खूबी ये होती है कि गजल का एक शेर मायने के एतबार से दूसरे शेर का मोहताज नहीं होता और इसीलिए गजल को इतनी मकबूलियत हासिल है और गजल का एक एक शेर अपनी अहमियत खुद रखता है। चलिए जफर गोरखपुरी की गजल की तरफ बढ़ते हैं। जफर गोरखपुरी की एक और गजल मैं आपको सुनाती हूँ, इससे आपको गजल की तारीफ का भी अंदाजा हो जाएगा और जफर गोरखपुरी के कलम की मिजाज का भी अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरह की शायरी किया करते थे। ध्यान से सुनिए। ये ऐसी मौत है जिसका कहीं चर्चा नहीं होता, ये ऐसी मौत है जिसका कहीं चर्चा नहीं होता, बहुत हसास होना भी बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत आबादियां हैं मेरे एहसासात के अंदर, बहुत आबादियां हैं मेरे एहसासात के अंदर, मैं अपनी खिलवतों में भी कभी तन्हा नहीं होता। कुछ ऐसे भी हैं जिनको दोस्त कह सकते हैं हम अपना, कुछ ऐसे भी हैं जिनको दोस्त कह सकते हैं हम अपना, सभी गम दुश्मने जाना हो नहीं ऐसा नहीं होता। अगर सुन पाओ तो सुन लो, अगर सुन पाओ तो सुन लो, दिखाएं किस तरह उसको, अगर सुन पाओ तो सुन लो, दिखाएं किस तरह इसको, कि दुख आवाज है, आवाज का चेहरा नहीं होता, वो अपने आप में अपने से कितना खुदगर्ज होगा, वो अपने आप में अपने से कितना खुदगर्ज होगा, जो सुन लेता है अपनी चीख आजरदार नहीं होता। हवस वो घर के आने के लिए जिसमें बहुत रास्ते, हवस वो घर के आने के लिए जिसमें बहुत रास्ते, निकलने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं होता। बेहतरीन गजल, जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले कि गजल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। आप किसी भी शेर को हजारहा मायनों में ले सकते हैं। हर इंसान अपने दुख और सुख के लिहाज से गजल के हर शेर को अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, उसके मायने तक पहुंच सकता है। चलिए, ये जो गजल हमारे सामने है, मुझे उम्मीद है कि जो गजल मैंने अभी आप लोगों को सुनाई उससे आप लोगों को जफर गोरखपुरी की कलम की मिजाज का अंदाजा हो गया होगा कि वो किस तबीयत के शायर हैं और कैसे लिखते हैं। चलिए गजल पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। बदन कुचला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, बदन कुचला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा, नजर आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब भी रोगे, नजर आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब भी रोगे, मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूंगा, मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूं दीवार का अपनी, मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूं दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा, जमीरे वक्त में पैवस्त हूं मैं फांस की सूरत, जमीरे वक्त में पैवस्त हूं मैं फांस की सूरत, जमाना क्या समझता है क्या आसानी से निकलूंगा, यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, जफर मर जाऊंगा जिस दिन परेशानी से निकलूंगा। उम्दा गजल। चलिए शेर ब शेर इसकी तशरीह करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो शायर होते हैं, जो अदीब होते हैं, वो हसास होते ही हैं, लेकिन वो जब भी कलम उठाते हैं उनको ये अंदाजा होता है कि ये मेरे बाद भी पढ़ा जाएगा, बार बार दोहराया जाएगा और मुझे याद किया जाएगा। ये जो उनकी सोच है ये हकीकत में बदल जाती है जब हम और आप उनकी गजलों को दोबारा पढ़ते हैं, उनके हर शेर पर वाह वाह करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं
उनके मायने तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वैसे ही ये शेर है जिसमें शायर को इस बात का यकीन भी है, तमन्ना का भी इजहार है और यकीन भी है, पूरा यकीन है कि ये एक जिंदगी जो मिली है मुझे, ये जिंदगी सिर्फ मेरे जिस्म के मिट्टी में मिल जाने पर खत्म होने वाली नहीं है। उसी यकीन को आप लोगों के सामने शायर ने पेश करने की कोशिश की है। बदन कुचला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। यहाँ पे शायर ये कहना चाहते हैं कि जब मेरा जिस्म पुराना हो जाएगा, बोसीदा हो जाएगा, कोई तवानाई बाकी नहीं रहेगी, कुचला जाना यानी उसकी कोई रौनक बाकी नहीं रहना, बुढ़ापा आ जाना, मौत के करीब हो जाना, मौत के हवाले हो जाना, ऐसे भी आप इसका मतलब निकाल सकते हैं कि जब मेरे बदन में वो ताकत, वो तवानाई, वो रौनक नहीं रहेगी तो मैं दिल की ताबानी से निकलूंगा। लेकिन मेरा दिल एक ऐसी चीज है, इंसान का दिल एक ऐसी चीज है जो कभी भी मरता नहीं है। हम जीते जी जो कुछ भी दुनिया को देकर जाते हैं, जो कुछ भी अच्छी सीख दुनिया को देकर जाते हैं, उसकी वजह से हम हमेशा दुनिया में जिस्मानी तौर पर नहीं रहते हुए भी लोगों के जबान पर, दिलों में रहते हैं, उनके दिमाग में रहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे शायद, मेरे ख्याल से यही चीज शायद यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरा जिस्म बेरौनक हो गया, कमजोर हो गया, तो मैं दिल की तवानाई से, मैं दिल की ताबानी से, यानी मेरा दिल चमकेगा, मेरे दिल चमकेगा यानी जो मेरे दिल में अच्छी नीयतों से मेरे किए हुए काम है, मेरे जबान से, मेरे कलम से निकले हुए अल्फाज हैं, मैं उस दिल के जरिए पूरे जोश के साथ आऊंगा, फिर मैं आऊंगा। मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। बहुत अच्छा, शायद वही चीज जो पहले मिसरे में उन्होंने कही थी, वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सूरज की तरह, जैसे सूरज से हमको रोशनी मिलती है, तवानाई मिलती है, और पेड़ पौधे फलते फूलते हैं और हम उनको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करके हमारी ताकत और तवानाई बढ़ाते हैं और हम फलते फूलते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। वैसे ही यहाँ पे शायर कहते हैं कि मैं सूरज की तरह, जैसे सूरज तुलू होता है पूरे शबाब के साथ और पूरी दुनिया को रोशन कर देता है, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा, यानी मैं अपनी ही पेशानी से सूरज बनकर निकलूंगा, यानी मेरी शख्सियत सूरज की जैसे मुनव्वर होकर पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। नजर आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब भी रोगे, नजर आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब भी रोगे, मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूंगा। अब यहाँ पे फिर से शायद उसी तमन्ना को, उन्हीं जज्बात को दूसरे तरीके से बयान कर रहे हैं, दूसरे अल्फाज में पिरोकर आपके सामने पेश कर रहे हैं। कहते हैं कि जब भी आपके आंखों से आंसू निकलेंगे तो वो कोई और नहीं होगा, मैं ही हूंगा। जब भी आपके आंसू आएंगे, जब भी आप रोगे, मैं आंसू बन के नजर आऊंगा, यानी आपके गालों पर जो आंसू होंगे वो कोई और नहीं होगा, वो मैं ही होंगी, यानी मैं ही होऊंगा। यानी जो जज्बात, मेरे जो जज्बात हैं, वो जब आप सुनेंगे, मेरी तालीमात को जब आप याद करेंगे और आपकी आंखें नम होंगी, तो उन नम आंखों के से निकलने वाला जो आंसू है वो कोई और नहीं होगा, मैं ही हूंगा। मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूंगा, यानी जो जिस्म होता है उसकी उम्र होती है, जब मैं खत्म हो जाऊंगा और मैं मिट्टी में दबा दिया जाऊंगा, तब भी मैं बाहर आऊंगा। मिट्टी कर दिया अगर आपने, मुझे मिट्टी में मिला दिया तो मैं पानी बनकर, कौन सा पानी? वही पानी जो आपकी आंखों से निकल रहा है, जो आपकी आंखों में आंसू की जैसे नजर आ रहा है, उस पानी की बात कर रहे हैं कि मैं इस तरह, आपने अगर मुझे मिट्टी में भी मिला लिया, क्योंकि जिस्म की एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद जब इंसान नहीं रहता, तो शायर कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे मिट्टी में मिला दोगे, मिट्टी कर दोगे मुझे, तो मैं तुम्हारी आंखों से आंसुओं की शक्ल में इस तरह पानी बनकर बाहर आऊंगा।
मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा। बहुत अच्छा शेर है ये और बहुत गहरी बात कही है इसमें। अगर हम इसको समझने के लिए बहुत सारी मिसालें हैं जिसके जरिए हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में इस बात को शेयर करती हूँ जो मुझे लगता है। पहली ही बार जब मैंने ये शेर पढ़ा तो जो मुझे लगा वो मैं पहले आपको उस तरीके से तशरीह बताती हूँ आपको इसकी, कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तमाम उम्र उनकी वो मेहनत करते हैं और वो मेहनत हमारे कामयाबी की शक्ल में रंग लाती है। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि नौजवान जब कुछ हासिल कर लेते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ बन जाते हैं, तो वो ये समझते हैं कि हम अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये सब मेरी ही मेहनत है जो मैं यहाँ तक आई हूँ। वो ये भूल जाते हैं कि जब हम लड़खड़ाए थे, जब हम गिरे थे, और तो हमको संभलना हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया था। हमारे वालिदैन हमारे साथ थे, हमारे हर गम और खुशी में हमारे साथ थे। उन्होंने हमको टूटने नहीं दिया, उन्होंने हमको बिखरने नहीं दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हम जो है इन सब बातों को नजरअंदाज करते हैं और साथ ही नजरअंदाज करते हैं हमको हमारे बड़ों से मिली हुई सीख को, और फिर धीरे धीरे हम बड़ों को भी नजरअंदाज करने लगते हैं, उनकी भी नाकदरी करने लगते हैं। ये सिलसिला जो है वो हर जगह देखने को मिलता है कि आप लोगों ने बहुत बार ऐसे सुना होगा अक़वाल ज़री में कि जिन माँ बाप ने हमको बोलना सिखाया है, हम उन माँ बाप से, अपने वालिदैन से ऊंची आवाज में बात करते हैं। ये बहुत ही गैर मुहज़्ज़बाना तरीका है। हमको ऐसी चीजों से हमेशा बाज रहना चाहिए। तो मुझे ये शेर के पस मंजर में यही कहानी नजर आती है कि शायर कहते हैं कि मैं आपकी घर की, जैसे बुजुर्ग कह रहे हैं आपसे कि मैं आपके खूबसूरत घर की दरो दीवार का खूबसूरत रंग हूं, और रंग जब खराब होता है, किसी भी घर का अगर रंग खराब होता है तो वो घर वालों की नादानी की वजह से खराब होता है, और जब रंग खराब होता है तो वो घर की खूबसूरती बाकी नहीं रहती। इसीलिए शायर कहते हैं कि मैं आपके जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा हूं, अगर आप मेरी कदर नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी नादानी है। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग तरक्की करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन हम उनकी कामयाबी को हजम नहीं कर पाते। हमारा अपना है वो, हमारे अपनी कौम का हिस्सा है, हमारे खानदान का हिस्सा है, लेकिन हमको उसकी तारीफ करनी नहीं है क्योंकि हमको उसकी कामयाबी हजम नहीं हो रही है। हम ये नहीं देखते कि उसने कितनी मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, लेकिन हमें उसके कामयाबी से कोई लेना देना नहीं है, हमको उसकी खुशियों में शरीक होना नहीं है। तो इस शेर का मतलब आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि हम कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन हम जिनकी जिंदगी का बहुत अच्छा हिस्सा है, खूबसूरत हिस्सा है जिनकी जिंदगी का, उनको ही हमारी कामयाबी में शरीक होना नहीं है। तो शायर ये भी कहना चाहते हैं कि अगर मेरी नाकदरी की गई तो ये मेरे अपनों की नादानी होगी कि मेरे रहते मेरे घर वाले, मेरे अपने, मेरे यार दोस्त मेरी कदर नहीं कर पाए, मुझे समझ नहीं पाए कि मैं उनकी जिंदगी का कितना खूबसूरत हिस्सा हूं। अगर मेरी नाकदरी की गई तो ये मेरे अपनों की नादानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन शेर आपके सामने है जफर गोरखपुरी का। जमीरे वक्त में पैवस्त हूं मैं फांस की सूरत, जमीरे वक्त में पैवस्त हूं मैं फांस की सूरत, जमाना क्या समझता है क्या आसानी से निकलूंगा। शायद डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, मैं तो ये कह रही हूँ सीधा हमला किया है उन्होंने हमारे जमीर पर, और हमसे कह रहे हैं कि हम तरक्की को हासिल करने के लिए
हम आगे बढ़ने की चाह में, आगे बढ़ने की जुस्तजू में गलत गलत चीजें कुछ करते चले जाते हैं आगे, लेकिन हम अपने आप को समझाते हैं कि ये इस वक्त ये जरूरी था इसलिए हमने किया, लेकिन वक्त के ज़मीर में, ज़मीर वक्त में यानी वक्त के ज़मीर में जो हमारा मैं होता है, हमारी खुदी होती है, वो फांस की जैसे फंसी हुई रहती है, पेवस्त रहती है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। वो चिमटी हुई है हमारे साथ, हमारा अपना कैरेक्टर। हम अपने आप को चाहे कितना ही धोखा दे दें, लेकिन हम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो शायद यही कह रहे हैं कि ज़मीर वक्त में मैं फांस की सूरत पेवस्त हूँ, चिपका हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा पेवस्त होना यानी बिल्कुल उसका एक हिस्सा होना, धंसा हुआ होना। तो मैं ऐसे आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। आप ज़मीर की आवाज को, अपने अंदर की आवाज को कितना ही दबाना चाहेंगे तो ये दबने वाला नहीं है। जमाना क्या समझता है, क्या आसानी से निकलूंगा। यानी इसको, इस शेर को आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि जफर गोरखपुरी और इस जैसे बहुत सारे शायर ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि जो समाज में हो रहा है, जो सोसाइटी में हो रहा है, उसको कलम के जरिए लोगों तक पहुंचाना, ये वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो आप इस शेर को इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक शायर जो है वो फांस की सूरत होता है और वो वक्त की जमीर में है, आप नहीं चाहें तब भी वो है वहीं पर। और जफर गोरखपुरी और ऐसे कई शायर हैं। तो जफर गोरखपुरी कहते हैं कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हमको और हमारे जैसे शायरों को और हमारी कलम को। हम तो आपके साथ हैं, आप चाहें तब भी हैं, हम न चाहें तब भी हैं, और हम लिखेंगे वो जो सच है, जो सही है, जो हमारा ज़मीर कहता है। मैं हक परस्त हूँ और मैं आपके वक्त की ज़मीर के अंदर पेवस्त हूँ, एक फांस की तरह। और आप चाहें भी तो, ये जमाना चाहे भी तो मुझसे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। मैं इतनी आसानी से नहीं निकलूंगा। एक जफर गोरखपुरी जाएगा, कई जफर गोरखपुरी खड़े हो जाएंगे। एक शायर खामोश हो जाएगा, कई शायर बोल उठेंगे। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती। जफर मर जाऊंगा जिस दिन, परेशानी से निकलूंगा। यहाँ पे शायर ने ये बात कहने की कोशिश की है। शायर हमेशा जिंदगी को वबाल जान समझते हैं, बहुत सारी परेशानियों का गहवारा समझते हैं। इसीलिए शायर हमेशा ये कहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं बहुत सारी परेशानियां हैं हमारे साथ, जब हम नहीं रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। उसी बात को यहाँ पे शायर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ही चीज है जो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। वो क्या है? परेशानी है। मैं एक परेशानी से निकलता हूं तो दूसरी परेशानी दामन थाम लेती है। एक मुसीबत से पीछा छूटता नहीं कि दूसरी मुसीबत सर उठाने लगती है। तो यही चीजें हैं, मुसीबत, परेशानियां, गम, अलम, इन्होंने कभी मुझे अकेला छोड़ा ही नहीं। और फिर एतराफ करते हैं इस बात का, जफर मर जाऊंगा जिस दिन। क्या है जफर? जिस दिन मैं नहीं रहूंगा ना, तब कोई परेशानी नहीं रहेगी। जब तक मैं हूं, मेरी सांसें चल रही हैं, परेशानियां हैं, इसी तरह रहेंगी। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन कोई परेशानी नहीं रहेगी। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको गजल की ये तशरीह समझ आई होगी और आपको गजल की तशरीह करने में अभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया है कि गजल का हर शेर मुकम्मल होता है और एक शेर के कई मायने हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। जैसे मैंने इससे पहले भी बहुत बार कहा है, इस बार भी रिपीट करती हूँ ये बात कि
चांद की तरफ देखकर एक बच्चा उसको अपना खिलौना समझता है, एक भूखा इंसान उसको रोटी की जैसे तस्वुर करता है और एक आशिक उसमें उस चांद में अपने महबूब का चेहरा देखता है। तो ये देखने वाले का नजरिया रहता है। आप अल्फाज मायने के लिहाज से और इसके लिहाज से आप अपने लेवल पे हर शेर की तशरीह जो है वो कर सकते हैं। सिर्फ इतना याद रखिए कि आप दिन को रात न कह दें, इस बात का ख्याल रखिए। बिल्कुल काले को सफेद नहीं कह सकते आप अपने तौर पर गजल को समझिए, गजल के मायने तक पहुंचने की कोशिश कीजिए और खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ने का, सीखने का सिलसिला हमेशा जारी रखिए। बहुत सारा इल्म है इस दुनिया में और हमें वो सब हासिल करना है। बहुत छोटी सी जिंदगी है, कोशिशें करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मेरे वीडियोस को आप लोगों ने बहुत सराहा है, मेरी कोशिशों को पसंद किया है, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। आगे भी अपनी मोहब्बतें, अपनी इनायतें मुझ पर और मेरे चैनल पर इसी तरह बनाए रखिए। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।